सो इस वीडियो के अंदर हमने ज़्यादा बात की है ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। हमने बात की है प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वर्किंग क्या होती है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर कोई एक्सपेक्ट यानी कि पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम भी कर रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको रैविक आनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना वक्त मैंने यहाँ पे गुजारा है, आई वॉज थिंकिंग कि यार टेक्निकल फील्ड में ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मतलब कि प्रोग्रामिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे सऊदीज़ को। तो अगर किसी को ये प्रेफर भी करेंगे किसी एक्सपर्ट को, तो वो उसके लिए अरबी मैंडेटरी है, उसको अरबी आनी चाहिए। तो इसके अलावा हमने बात की है कि सऊदीया में अपॉर्चुनिटीज़ किस किस फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप सो यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड वॉच कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अपार्ट फ्रॉम डैट यार, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते हो क्योंकि मैं एनालिटिक्स सारी देख सकता हूँ यूट्यूब के, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। So please share this video with your community, something like this, and thank you so much. Please watch completely. अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? तो वैसे ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और करियर कैसे स्टार्ट हुआ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ऑब्वियसली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप अभी काम कर रहे हैं। जी, मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। ठीक है। आईटी में 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की थी और जॉब मैंने उससे पहले स्टार्ट कर दी थी 2012 में बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में एज ए आईटी सपोर्ट इंजीनियर। और उस टाइम पर आई वाज लकी इनफ के रिक्वायरमेंट्स एज सच नहीं थी कि सिर्फ इंटर बेस पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया और मैं एज आईटी सपोर्ट इंजीनियर जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पर था, तो फिर विद इन इंटरनल डिपार्टमेंट मैंने स्विचिंग की और मैं एज असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की। और उसके बाद पाकिस्तान में मेरी लास्ट कंपनी जो थी वो एबेकस कंसल्टिंग थी। और उसके बाद कंपनी है, सॉरी, यस सर, एबेकस इज़ अ बिग कंपनी और पाकिस्तान के स्पेशली बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास, जैसे जैज़ है, करीम, इजी पैसा और HBL, UBL, काफ़ी बड़े नाम हैं, इंटरनेशनल भी है, लोकली भी। उसके बाद अभी मुझे ये 4th मंथ है यहाँ पर सऊदीया में आए हुए जी। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका सऊदीया में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और बिल्कुल और अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लाइक मार्केट भी अच्छी है और आईटी की मार्केट तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर रही है। इनका जो विजन 2030 है उसके अंदर ये जो इनका पूरा प्लान है कि अपना वो जो अपना ऑयल डिपेंडेंसी थी उससे निकल के कुछ और डिफरेंट सेक्टर के अंदर, तो काफ़ी ग्रोथ है यहाँ पे। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आप किस चीज़ में जॉब कर रहे हैं, किस तरह की डेजिग्नेशन आपकी यहाँ पे? मैं यहाँ पे एज ए टीम लीड हूँ, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और यहाँ पर हमारे पास जो जिस कंपनी में जॉब करता हूँ इसके पास मोस्टली जो हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इसी तरह और काफ़ी सारे जो हैं मोस्टली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे आपको पता है न्योम सिटी है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो न्योम सिटी की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मिलिट्री के जितनी इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे ड्रोन्स और उसकी सारी सिक्योरिटी बॉर्डर एरिया की, वो उससे रिलेटेड जो ड्रोन डेवलपमेंट और AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी कंपनी के पास है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मतलब कि इंटरेस्टिंग फील्ड में आप काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपको मतलब अगर आप कभी मेरे ऑफिस विज़िट करें तो आपको वहाँ पे ड्रोन्स उड़ते फिरते नज़र आएंगे और कुछ रोबोट्स आपको दौड़ते फिरते वहाँ पे नज़र आएंगे। कंपनी का नेम बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये वाकिब के नाम से है। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? WAKEB। ओके, आई वाज थिंकिंग कुछ डिफरेंट है। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन में मुझे लगा हाँ, वो मे बी अरबिक और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, कब आपको मतलब कि लगा कि यार डेवलपमेंट से ना मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी एज लग नहीं रही? एक्चुअली क्योंकि मैंने जॉब काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैंने ग्रेजुएशन मेरी 2016 में है, मास्टर्स मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ है। कहाँ से किया आपने? मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया, क्योंकि मैं ड्यूरिंग जॉब ही कर रहा था स्टडीज़, तो मेरी मास्टर्स भी वहाँ से है, मेरी ग्रेजुएशन भी वहाँ से है।
तो वहाँ से कोई इशू तो नहीं ना, डिग्री वेरिफिकेशन और बाकी सिनेरियो यहाँ पे आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले कोविड से पहले कुछ लोगों को लगता था कि शायद ये जो ऑनलाइन टाइप की कोई एजुकेशन है या ऑनलाइन की चीज़ें फेक है या कुछ ऐसा नहीं है। पर जब कोविड के बाद चीज़ें सारी इवॉल्व हुई और हर चीज़ ऑनलाइन चलेगी तो अब लोगों का ऑनलाइन पे ट्रस्ट है। और डिग्री टेस्टेशन में कोई इशू नहीं है। मैंने HEC से टेस्टेशन करवाई है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेशन करवाई है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर आने के लिए जो सऊदी एम्बेसी से टेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है वो मैंने करवाई हुई है। उसके अलावा मैंने कनाडा से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से उसकी इक्वलेंसी ली हुई है, तो कि अगर मैं वहाँ पे किसी चीज़ में यूज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए डिग्री वहाँ पे भी वैलिड है, तो इसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से कैसे लिया आप? इसके लिए पूरा इक्विवेलेंसी का एक पूरा प्रोसेस है जिसके लिए आप HEC से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वो चाहिए टेस्ट, आपने इक्विवेलेंसी लेनी है कनाडा से या किसी भी US से। उसके लिए वो आप अपनी डिग्रीज़ उनको देंगे कॉपीज़ के साथ। वो जो उसकी कॉपीज़ होंगी उसको वो एक इन्वेलप के अंदर सील करेंगे और आपको सील पोजीशन में आपको देंगे। वो आपने उसको ओपन नहीं करना है, एज़ इट इज़ आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या जहाँ से भी आप करवा रहे हैं आपने वहाँ पर भेजनी है और वो उसकी अगेंस्ट अपनी वर्किंग करेंगे और आपको वो उसके अगेंस्ट बताएंगे कि जो आपने पाकिस्तान से डिग्री ली है वो कनाडा के किस एजुकेशन लेवल के इक्वल आती है। सो और भी हैं, जैसे वेस्ट का नाम आपने सुना होगा, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। इसका बेनिफिट ये है कि लेट सपोज अगर आप वहाँ से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या आप स्टडी बेस पे आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो आपके पास ये इक्वलेंसी जो है ये होनी चाहिए। इसके लिए कोई अमाउंट भी दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। उस टाइम पर मैंने 2000 आई थिंक 20 या 21 में किया था, तो तब आई गेस बेस्ड ऑन डॉलर रेट उस टाइम पर मुझे अराउंड 60,000 रुपीज़ में मुझे इसकी कॉस्ट आई थी। अब तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी डॉलर प्राइस की वजह से। अच्छा, ग्रेजुएशन से पहले ही आपने मतलब कि ना प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट बन गया था, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया, ओबियसली अबेकस एक इंटरनेशनल कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अबेकस में आपने काफ़ी अर्सा गुजारा है वहाँ पे जी। सो किस तरह की एक्सपर्टीज़ आपको मिली है? आपको क्या लगता है कि मतलब कि एक स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट हो रहा है या अभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, उसको किस तरह का करियर पाथ चूज़ करना चाहिए जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं ना उनसे ना हो, पहली चीज़। दूसरा ये है कि क्या एक छोटी कंपनी से ही स्टार्ट किया जाए या उनका माइंड में यही हो कि यार कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, 4-5 साल बंदा वहाँ पे गुजारे, देन मूव ऑन हो। उसमें आई थिंक किसी के पास इस तरह की शायद प्रिविलेज ना हो कि वो खुद डिसाइड कर सके कि वो छोटी कंपनी से करेगा या बड़ी कंपनी से। उसको जहाँ पर भी जॉब मिलती है एटलीस्ट उसको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और ड्यूरिंग एजुकेशन ही लाइक अपना जो फाइनल सेमेस्टर हैं, जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट है, उसके टाइम पर आपको अपना इंटरेस्ट खुद ही थोड़ा सा जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, डेटाबेसेस में आ रहा है, या क्लाउड साइड पे AI या और किसी भी आपको फील्ड के अंदर नेटवर्किंग की साइड पर आ रहा है, तो आप उसी की बेस पर आप थोड़ी सी आप अपने कैरियर के पहले 1-2 साल के अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं और उसमें कोई इशू नहीं है। पर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप उस साइड पे फोकस करें। और बजाय इसके कि आप किसी को मुझसे कोई भी कभी पूछता है, मैं उसको कभी भी वो नहीं इंसिस्ट नहीं करता कि आप यही चीज़ करें। मैं उसको कहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसकी बेस पे अच्छा वो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर कर लिया, एज़ कम्पेयर टू कुछ लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया, उनको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट था तो वो भी नेटवर्किंग के अंदर जॉब कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। आप एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, आप एक हायरार्की बता सकते हैं प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक लेवल क्या होता है? इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप किसी एज ए इंटर्नी जाते हैं, इंटर्नी के बाद डिफरेंट डेजिग्नेशन हर कंपनी वाइज वेरी करती हैं, पर वो हायरार्की लेवल इसी तरह से चलता है कि एक इंटर्न है, उसके बाद एक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल नहीं आता, फिर उसके बाद वो टीम लीड या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इस टाइप की कुछ डेजिग्नेशन आ जाती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट होता है ना उसके माइंड में सबसे पहले उसके दोस्त ये डालते हैं कि यार PHP से स्टार्ट करो, मरन आजकल बहुत चल रही है, ठीक है, फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर, ठीक है, Vue.js पे आप काम कर लो, ठीक है, लोग .NET, जावा, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज जो इंटरप्राइज लैंग्वेजेस हैं उनकी तरफ क्यों नहीं मूव ऑन होते?
अपार्ट फ्रॉम डैट ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बात करते हैं डाटा साइंस एआई कैसे इन्वॉल्व हो रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर दें। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा ना कि PHP या .NET इन लैंग्वेजेस से शायद स्टार्ट करना इजी है। उसकी रीज़न ये है कि छोटी जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर, छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर इसी तरह के उनके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये वाली ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती हैं। जावा टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वहाँ पे चलती हैं जहाँ पे जैसे आपने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो पूरे सालों के ऊपर वो चल रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में होंगे तो आपके पास उसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ यू हैव टू लाइक स्टे विद PHP या रिएक्ट टाइप की एप्लीकेशंस। सो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको काम करने का मौका मिलता है उसमें ज़रूर करें। और मार्केट के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अपनी डिमांड है, एक अपनी उसकी मार्केट है। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था कहीं पे 2011-12 में, वहाँ पे उसके बाद सुनने में आता था कि PHP अब ख़त्म होने वाला है, PHP एंड है। और PHP अभी देख लें कि अभी भी चल रहा है। और अगर आप जाकर भी इंटरनेट पे चेक करेंगे तो PHP सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है वेब बेस्ड लैंग्वेजेस में से एक है। सो रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेश्चन, AI और डाटा साइंस से रिलेटेड, AI आजकल का तो बज़वर्ड है और हर जगह पर AI स्पेसिफिकली मैंने आके ये चीज़ सऊदी अरब में फ़ील किया, यहाँ पर AI पाकिस्तान से भी ज़्यादा वो यूज़ भी हो रही है और डिमांड भी इसकी ज़्यादा है। बिल्कुल। और ये लोग प्रैक्टिकली भी उसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ पे मेरी कंपनी में जैसे AI के ऊपर काम हो रहा है तो वहाँ पे जैसे ड्रोन्स हैं जो कि डिफरेंट बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, वो उसकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मतलब अगर आप वो सी साइड पे कोस्टल एरिया को मॉनिटर करते हैं तो उसके अंदर वो देखते हैं कोई स्मगलिंग टाइप की कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कोई डंकी टाइप की कोई एक्टिविटी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें AI की बेस पे मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो AI बेस कुछ सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि मैं डिटेल्स डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो इस काफ़ी सारा काम है डाटा साइंस के अंदर भी और AI के अंदर भी। और आगे ये ग्रो भी करेगा, पर आपको वही बात है कि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट आता है तो फिर आप इसमें काम करें। सिर्फ आप इसलिए काम ना करें कि हाँ ये मार्केट में चल रहा है, इसका बहुत शोर है तो चलें आप मैं भी इस पर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। अबेकर साहब ने क्यों लीव किया, सऊदी कैसे है? एबेकस अच्छी कंपनी थी और अगर मैं ये अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में शायद रहता तो मैं एबेकस इतने आराम से नहीं छोड़ता, क्योंकि अच्छी स्टेबल कंपनी है। पर जो आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट और वो टैक्सेस, सैलरी, इनकम टैक्स वगैरह के सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से मैं ट्राई कर रहा था कहीं पे, और उसके लिए मैंने UAE और सऊदी अरब को टारगेट किया हुआ था। मोस्टली सऊदी अरेबिया को कंसिडर किया जाता है कि लेबर टाइप की जो है वहाँ पे जो बंदा फारेगा कुछ नहीं कर रहा तो वो उसको सऊदी भेज दो, तो ये इसी तरह का समझा जाता था। पर एज़ कम्पेयर टू टाइम चेंज हो गया, और उसमें टाइम के साथ साथ अब जैसे अभी कहा कि वो विजन 2030 वाली है तो उसके अंदर सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो IT में और भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत डिमांड है। सो इसी तरह से मैंने उसको टारगेट किया था, UAE को भी और सऊदी अरेबिया को भी, और दोनों जगह पे मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए और फाइनली यहाँ पर मेरा था और मैं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है। जितना आपके एक्सपीरियंस है उससे जो इंटरव्यू आपसे लिया गया था जी, वो डेजिग्नेशन ये थी प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की थी या कुछ और था? पहली चीज़। दूसरा सिनेरियो ये है कि किस तरह का इंटरव्यू था, टेक्निकल था, कोई असेसमेंट टेस्ट था, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, क्या सिनेरियो था? उसमें जो थी मेरी पोजीशन वो टीम लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया गया था और टेक्निकली भी लिया गया था। उसकी रीज़न ये थी, हमारी यहाँ पर एक कंपनी की जो ब्रांच है वो इजिप्ट में ऑपरेट करती है, तो मोस्टली डेवलपर लाइक 100+ डेवलपर्स जो हैं वो इजिप्ट से करते हैं। तो मेरी जो मेरी पोजीशन थी वो ये थी कि जी आपने जो इजिप्ट की टीम है उसको यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि यहाँ पर बैठे और वो इजिप्ट की टीम को मॉनिटर करे और उनसे आउटपुट ले। सो उसकी बेस पे मेरे साथ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस थे और टेक्निकल भी थे, और उसमें कुछ टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स थे। उसके बाद कुछ टेस्ट था जिसमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, और उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझे वो स्क्रीन शेयरिंग करके वो एक्सप्लेन करना था,
और उसके बाद ये क्यों किया और ऐसे क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। और रन टाइम पर मुझे एक प्रॉब्लम दी गई कि ये आपने कुछ ये प्रॉब्लम है, ये आपने सॉल्व करनी है, स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर वो चल रहा था। और उसके बाद फिर फाइनल जो एक HR का एक फाइनल सिलेक्शन का होता है वो था। ठीक है, आपने किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर किया है? मैंने इनिशियली तो कोर PHP से स्टार्ट किया था, उसके ठीक है। बाद फिर मुझे पता चला 2016 में जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे कहीं पे स्विच करना चाहिए। जब मैंने मार्केट में जाके देखा तो कोर PHP को कोई नहीं पूछ रहा, और मार्केट में एक नई चीज़ आई है उसको लारावेल कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला नहीं मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, तो फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। उसके बाद फिर फ्रेमवर्क पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई, कोडिग्नाइटर पे भी काम किया, PHP पे काम किया, उसके बाद मन स्टैक के ऊपर काम किया, और बाकी क्लाउड वगैरह के ऊपर AWS पे या गूगल क्लाउड के ऊपर मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। साइबर सिक्योरिटी क्यों फिर काम किया? साइबर सिक्योरिटी कहाँ से आगे दरमियान? मुझे थोड़ा सा साइबर वाली साइड पे भी इंटरेस्ट था, तो मैं बस उसको एक्सप्लोर कर रहा था कि कहाँ पे प्रोफेशन कोई चीज़ मिल सकती है। तो उसके लिए मुझे पता चला कि EC काउंसिल USA है और वो इस CEH की सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की वो सर्टिफिकेशंस करवाती है। तो बाई चांस ही वो उस टाइम पर मुझे कहीं से उसका डिस्काउंट वाउचर टाइप की चीज़ मिली जिसमें मुझे कुछ ऑफ मिल रहा था। ठीक है। तो फिर मैंने पूरी उसको ट्रेनिंग की, और वो सारे प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह उसमें होती हैं जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकली डिवाइसेस को हैक करना होता है। और जैसे मोबाइल डिवाइसेस हैं या आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ हैं या और डिफरेंट डिवाइसेस हैं, नेटवर्क राउटर्स वगैरह, इन चीज़ों को हैक करना, ट्रैफिक के ऊपर डिफरेंट चीज़ों के साथ प्ले करना, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए। ठीक है, एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताएं कि किस तरह की हर्डल आपको आई थी पाकिस्तान में जब आप डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवा रहे थे? वो एक बस एक किस्म का नाइटमेयर था मेरे लिए, कि आपको पता है कि जब यहाँ से कोई कंपनी आपको ऑफ़र करती है तो उसके अगेंस्ट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपका वीज़ा इशू होता है, आपकी डिग्री अटेस्टेशन होती हैं जो कि उनकी एम्बेसी वगैरह से। तो इसी तरह से मेरी डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए इस्लामाबाद गई, और वहाँ से वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम पीरियड था जिसके अंदर वो अटेस्टेशन होने के बाद मुझे पता चला कि अटेस्टेशन कंप्लीट हो गई है और वो वापस आ रही हैं। और जब वो वापस नहीं पहुंची तो फिर मैंने जाके पता किया और मुझे पता चला कि वो TCS के थ्रू आ रही थी, और वो TCS ने कहीं पे गुम कर दी। अच्छा, वाह क्या स्टोरी है। और TCS वालों ने मतलब कि यार इतनी मतलब कि बंदा एक आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर, पासपोर्ट है जी, पासपोर्ट है, मेरा आपकी passport, डिग्रीज है, ओरिजिनल डिग्रीज मास्टरों की और बैचलर्स की। बैचलर की। मतलब कि यार इतना तो कम से कम उसके अंदर मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है जो कि यहाँ से सऊदी अरब से गया हुआ था, इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और बाकी एम्बेसीज वगैरह से टेस्टेड सारा कुछ, और वो सब कुछ लॉस्ट। और जब मेरा ये प्लान चल रहा था कि हाँ भी आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से बस पैकिंग करूँगा और जा रहा हूँ, और तो मुझे पता चला आउट ऑफ नोवेयर के ये स्टोरी ख़त्म है। और उसके बाद TCS वालों ने कहा कि जी हम ऑफिशियल इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सारा कुछ, और like after 1 week they sent me an email that we have officially declared your documents as lost, so you can get compensation from us. So compensation में क्या, डॉक्यूमेंट्स में भी कंपनसेशन बंदा क्या ले? क्या मतलब वही कि क्या कंपनसेशन दे सकते हैं आप, मेरी क्या सैलरी देंगे जो मुझे यहाँ से मिल रही थी, वो शायद आप 1 मंथ की सैलरी भी ना मुझे वहाँ पे कंपनसेशन में दे, तो क्या कंपनसेशन देंगे। तो बस वो मेरे लिए एक ऐसा था कि शायद मैं सारा कुछ जो था ना, मैं जो पैकिंग करके बैठा था वो सारी स्टोरी मेरे लिए ख़त्म होगी वहाँ पर। देन फिर क्या सिनेरियो बना और फिर आपके डॉक्यूमेंट दोबारा मिल गए आपको? उसमें जो आपको आइडिया है कि कंपनीज जब करती हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ पर एक वो कंसल्टेंट अपना अपॉइंट करती हैं। तो मुझे जो वहाँ पे कंसल्टेंट था उसने मुझे कहा कि आप नया पासपोर्ट बनवा लें तो हम दोबारा से ट्राई करते हैं कुछ। तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे पास तो ओरिजिनल डिग्रीज़ ही नहीं है, तो मैं विदाउट डिग्री पासपोर्ट तो बनवा लूँगा पर वो कैसे करूँगा। उसने कहा कि नहीं, शायद हम कोई फ़ोटोकॉपी की बेस पे या किसी बेस पर हम ट्राई करते हैं, किसी तरह से हम हो जाए। तो बस वो मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। उसके बाद उसको दो माह तकरीबन इसी में गुजर गए कि हाँ मैं कोई रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, कुछ करते हैं, और वो कुछ नहीं मिला।
और जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो उसके बाद मुझे आउट ऑफ नो वेयर कहीं से कॉल आई कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कहीं से। डॉक्यूमेंट गुम होने के बाद दोबारा भी मिलेंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स गुम होने के बाद ऑलमोस्ट 2-2.5 माह के बाद मुझे वो वापस मिले, और स्ट्रेंजली वो बिल्कुल अनटच थे और वो सारा कुछ था। वो एक मिस्ट्री है कि कैसे गुम हुए और कैसे मिले। बहरहाल खैर ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे हाँ, बस मेरा यहाँ पे आना लिखा था और मैं यहाँ पे पहुँच गया। माशाल्लाह। बल्कि इन्होंने ये एक चीज़ बताई नहीं है, ये फिर उम्रा वीज़ा पे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आए, देन जिस कंपनी ने आपको ऑफ़र भेजी थी वहाँ पे उस कंपनी में जाके आपने? हाँ, वो क्योंकि इनका काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि जब इंटरव्यू वगैरह हुआ, और लाइक मेरा इंटरव्यू आई थिंक जून या जुलाई में इंटरव्यू हो गया, और उसके बाद वो बिल्कुल गायब थे और मुझे लगा कि शायद वो हाँ वो ख़त्म हो गया। मैंने जून जुलाई 2023? यस 2023 बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ शायद ये स्टोरी ख़त्म हो गया। मैंने HR से लिंक्डइन पे मैसेज किया, पूछा कि क्या स्टेटस है, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने कहा टिपिकली इसका मतलब है कि नहीं कुछ। हाँ, तो पर वो तकरीबन मुझे फिर 1-1.5 माह बाद जाके उसका रिस्पांस आया कि वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस, वी हैव नॉट फाइनलाइज एनी रिसोर्स। सो खैर उसके बाद आउट ऑफ नो वेयर मुझे सितंबर में जाके विदाउट एनी कोई कॉल इंटीमेशन जस्ट मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल आ गई कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड, प्लीज़ शेयर योर पासपोर्ट एंड अदर डिटेल्स। सो खैर मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद फिर से वो गायब हो गए। अच्छा। और मैंने कहा ये इनका पता नहीं क्या सीन है। और उसके यहाँ बाद की कंपनीज है जो HR जो हैं वो मतलब कि रिस्पांस नहीं करती मुझे नहीं हाँ वो थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी में ना रिक्वायरमेंट एजेंसी के नहीं मुझे डायरेक्ट क्योंकि रिक्वायरमेंट एजेंसीज तो कमीशन रखती हैं, उन्होंने हाँ, क्विक प्रोसेस बिल्कुल करना ऐसी है। तो कंपनी की जो HR है ना वो आज मैसेज करेंगे तो 1 मंथ के बाद आपको बिल्कुल ऐसी रिस्पांस है, आएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं उम्रा पे आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें ये अच्छा तरीका चेक करने के। तो मैंने उनको एक ईमेल की कि मैं यहाँ पर उम्रा पे आ रहा हूँ, तो मैं आई एम थिंकिंग दैट आई शुड विज़िट, और मुझे कंपनी का थोड़ा सा देखना चाहिए एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट वगैरह। तो वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वो हफ्ते 1.5 बाद जाके फिर आया कि जी ठीक है जी आप आ जाएँ, हम आपको वेलकम करेंगे। तो खैर मैं उम्रा से फ्री होके आया और मैंने कंपनी को विज़िट की, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी इसमें टाइम इस वजह से ज़्यादा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर वो नेशनलाइजेशन का इशू है कि सबसे पहले गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि कोई सऊदी नेशनल होना चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिलता तो फिर उसमें पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि इतना टाइम हमने कोई लोकल रिसोर्स देखा, हमें वो नहीं मिला तो फिर हमने कोई एक्सटर्नल रिसोर्स को देख रहे हैं। तो खैर उसके बाद वो डिग्रीज़ गुम हो गई और वो सारा कुछ करते करते मुझे ऑलमोस्ट साल के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। अच्छा, ये फर्स्ट प्रोसेस में ऐसा पॉसिबल है कि मतलब कि थोड़ा टाइम लेते हैं वो, क्योंकि उन्होंने प्रूफ ऑब्वियसली प्रूफ देना है कि मतलब कि सऊदीलाइजेशन यहाँ पे चल रही है तो सऊदीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब आप कंपनी स्विच करोगे ना देन मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा। अगर किसी ने आपको देख लिया, आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी है, देन आप क्विक स्विच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम डैट एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर रहे हो यहाँ पे, अगर उसको कंपेयर करते हैं बेकस को यहाँ की कंपनी से, एबेकस नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। इसी तरह मेरे पाकिस्तान में मैंने इससे पहले भी मेरी पाकिस्तान में एबेकस जो थी 5वीं या 6ठी मेरी कंपनी थी IT के अंदर, तो मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर काम किया। पाकिस्तान की एक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट, एक सेटअप एक डिफरेंट है, काम करने की अप्रोच डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर। जब आप आते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच डिफरेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का PMO का ऑफिस है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, जिसके अंदर 8 से 10 लोग PMP सर्टिफाइड जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, तो जो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। तो मैं बड़ी कंपनीज़ में होते हैं एक आध प्रोजेक्ट मैनेजर, पर 8-10 प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं पे बैठे हैं और प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है और उसकी वजह से चीज़ें स्मूथली चलती हैं, वेल प्लान्ड, और किसी किस्म का मैस नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आपको किसी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया, आप डेली बेसिस पे अप्लाई करते थे, देन किसी ने आपको रिस्पांस किया उसका? जी बिल्कुल ऐसी है। उसमें मैं लिंक्डइन पे वो पूरा जॉब हंटिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर आप मतलब नॉर्मली ये लोग करते हैं कि वो जाके लिंक्डइन पे अप्लाई करते जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उसमें भी आपकी पूरी एक स्ट्रेटजी है, आपने किस तरह से हंटिंग करनी है, आपने कैसे अप्रोच करना है, आपको फिर कैसे रिस्पांस आएगा। तो उसी तरह से मैं मतलब रैंडमली नहीं अप्लाई करता था, स्पेसिफिकली टारगेटेड कंपनीज़ को उनकी रेपुटेशन देख के, उनकी प्रोफाइल देख के, और इसी तरह से मैं उनको अप्रोच करता था। और उसका
अगर मिसाल के तौर पे आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ PHP के अंदर ही है, ठीक है, अगर उसको कंपेयर किया जाए, यानी कि पाकिस्तान में एक PHP डेवलपर जिसका एक्सपीरियंस तकरीबन 5 ईयर प्लस है, वो कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी राइट नाउ? और अगर उसको कंपेयर किया .NET के साथ जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है पाकिस्तान की बात करें? मुझे ऑनेस्टली आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा भी सैलरीज का मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसका कोई 5 इयर्स के अराउंड एक्सपीरियंस होगा तो उसको कम से कम 10 प्लस या 15,000 रियाल तक तो उसको जाना चाहिए। तो ये मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। और अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो मेरा ख्याल है कुछ 2 लाख प्लस या 2.5 लाख तक सैलरी जब एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया? फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। उसकी रीज़न ये है कि वही विजन 2030 वाली बात है कि उनका जो प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं चीज़ों को लेके, और फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जो एक टाइम पे UAE दुबई को जिस तरह से लोग देखते थे इस एरिया के अंदर, तो शायद ये उससे बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस और रिहाइश कैसे आपने फाइंड किया यहाँ पे, एकोमोडेशन, और किस एरिया में आप रह रहे हैं, ताकि आइडिया हो जाए उनको भी कि जो जिनका प्लान बनता है अगर कहीं पे यहाँ आने का, तो एरिया का उनको आइडिया हो गया यार इतना यहाँ पे एक्सपेंस है। इसमें एरिया टू एरिया वेरी करती हैं चीज़ें, और मैंने पाकिस्तान से बैठ के जो लिविंग एक्सपेंसेस की मैंने R&D की थी, और उसमें बाई चांस मैंने आपकी वीडियो भी वही YouTube पे सर्च की और आपकी वीडियो निकली, और उसके बाद जाके आपसे मिले तो मैंने सोचा हाँ ये वही वाला बंदा है। तो उसमें लिविंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो मेरा जो थोड़ा सा एक्सपेंस जो मैंने वहाँ पे एस्टिमेट किया, तो यहाँ पे आके उसमें सिर्फ डिफरेंस आया है सिर्फ एक मेरी रेजिडेंस का। तो मैंने वहाँ पे सोचा था कि मेरी अपनी वर्किंग के मुताबिक यार कुछ 800 या 1000 रियाल के अंदर अंदर कुछ अच्छा शायद मुझे रूम मिल जाए, पर वो अभी भी यहाँ पे मिल रहा है, पर वो एक क्या आप कह सकते हैं कुछ बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे मेरा ऑफिस है, मैं उसके आसपास ही लेना चाह रहा था। तो वो मुझे अभी जो है वो 1500 में मुझे मिला है। तो जबकि एरिया का नाम क्या है मतलब कि? ये अल नफल है। ठीक है, और आपका ऑफिस? मेरा ऑफिस है अल यास्मीन के अंदर, और मैं अब सबसे पहले मैं अपने ऑफिस के करीब देखा, वो एरिया से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वहाँ मुझे 2500 3000 तक मिल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा दूर जाके मुझे एक रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है, तो मैंने इसलिए इसको ऑप्ट किया। इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट? जी। और अगर डेली बेसिस पे 2 टाइम का अगर खाना खाते हैं, बाहर से खाते होंगे आप? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल बाहर से खाता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन के कोई बंदा क्या खाता है या कैसा खाता है। तो मैं तो एक बैलेंस डाइट करके खाता हूँ कि आज मैंने ये खाया तो मैं कल ये खाऊंगा, तो वो एक रूटीन में नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाता, तो मैं ढूंढ के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके देसी चीज़ें खा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद अगर 50 रियाल पर डे में आप बहुत अच्छा खा सकते हैं। मतलब ये बहुत अपर हैंड मैंने बताया आपको, मतलब अगर आप किसी ब्रांड्स में नहीं चले जाते तो ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो मेरे ख्याल है आप 30-40 रियाल के अंदर बहुत अच्छा खाना आप खा सकते हैं दिन का। एक होल डे ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कंपनी ने आपको क्या क्या फैसिलिटेट किया? कोई सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कोई 2 नंबरी तो नहीं ना लगी, कुछ कहा, कुछ हुआ, कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे क्योंकि मैं पहले भी 1-2 होके चला गया था, उस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था आने में कि हाँ मैं फ़िज़िकली कंपनी को देख के आया, विज़िट करके आया हूँ। तो उसमें कंपनी की तरफ से मुझे जो मेरा वहाँ से आने का टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन का और वो सारा एक्सपेंस था पाकिस्तान में, वो कंपनी ने किया। उसके बाद मेरी वीज़ा की कॉस्ट, मेरी टिकट की कॉस्ट वो कंपनी की तरफ से थी। उसके बाद यहाँ पर जो एनुअली जो मेरा विज़िट है पाकिस्तान में, वो मुझे रिटर्न टिकट है। उसके अलावा मेरा ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस है और होम अलाउंस है। उसके अलावा मेरा मेडिकल है, और मेडिकल में काफ़ी अच्छी कवरेज है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी कवरेज है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में या नॉर्मली वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस के अंदर आपके जो है जैसे डेंटिस्ट टाइप की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं कवर होती, फिर यहाँ पे वो भी फुली कवर्ड हैं। इवन यहाँ तक कवर्ड हैं कि मैं ये ग्लासेस भी जो हैं ये भी इंश्योरेंस में जाके ये सारा कुछ कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में परसेंटेज होती है जो आपने पे करनी है। हाँ बिल्कुल। और अब उसमें वही बताने लगा हूँ कि इसमें जो मेरी इंश्योरेंस है वो वीआईपी क्लास में आती है। वो मैं जब गया तो फिर मुझे पता चला तो उसके अंदर वो 100% कवर है। अच्छा, तो हाँ जी बिल्कुल 100% कवर है। तो मतलब मुझे फ्लू वगैरह हुआ तो उसके लिए मैं गया हॉस्पिटल, मुझे पता चला कि हाँ किसी चीज़ की भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो पेमेंट। हाँ जी बिल्कुल ज़ीरो पेमेंट है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बता दें कि सऊदी अरेबिया में आपको क्या लगता है किन टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ, बजाय कि वो यार ओबियसली सबसे पहले ये देखें ना, मिसाल के तौर पे मैंने यूएस जाना है, ठीक है, मैं यूएस की न्यूज़ पढ़ूंगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस प्रोग्रामिंग में ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे। अगर मैंने मूव करना है यार, मैं पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा पाकिस्तान में, क्या मैंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ना काम स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक है। देन मैं वहाँ पे जाके कहीं पे जाके एक वक्त के बाद सर्वाइव करना शुरू कर दूंगा, ना कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ। आज़ाद वीज़ा पकड़ा है, चाचू को फ़ोन किया है, मामू को फ़ोन किया, सीरियसली ऐसे ही है, मैं आ रहा हूँ, मैं आज़ाद वीज़ा अभी 2-3 महीने में लग जाता है, यहाँ पे आने के बाद देखते हैं यार यहाँ पे तो PHP का स्कोप ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में किस चीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? इसमें अगर मैं PHP से स्टार्ट करूँ तो PHP में लारावेल के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर काम हो रहा है। ओके, Vue.js के ऊपर काम हो रहा है, रिएक्ट पे काम हो रहा है, उसके अलावा .NET पर भी काम है, जावा पर भी काम है। वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी रोबोटिक्स टाइप की चीज़ें बन रही हैं, इसमें जावा और पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ओके, और अगर आप वही AI वाली साइड पे चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी पाइथन ये चीज़ें बहुत AI और डाटा साइंस के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये आपको जो एटलीस्ट ये बेसिक स्किल सेट आपको पकड़ के वहाँ से ग्रिप करके वहाँ से आना चाहिए। उसके बाद जो कुछ होते हैं जैसे आप PHP पे काम कर रहे हैं और साथ व्यू आ गया तो वो आपने उसको भी पकड़ के ग्रैब कर लिया, तो वो आपको कुछ यहाँ से आके मिल जाएंगे। पर एटलीस्ट आप जिस भी टेक्नोलॉजी में आते हैं आप उसके एक्सपर्ट हों। फिर तो आपने किसी भी लैंग्वेज में आते हैं उसकी कुछ ना कुछ मार्केट यहाँ पे वैल्यू होगी, बेशक थोड़ी सी हो, पर अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपको उसमें अच्छी जो है वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, काफ़ी लोगों के ना आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी हैं, मिसाल क्या कह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं अभी भी डेवलपमेंट में हूँ, मैं मूव नहीं करना चाह रहा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि जब भी डाउन साइजिंग होती है ना सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर निकालते हैं, क्योंकि डेवलपर तो नहीं निकाल सकता ना, उसकी वजह से तो प्रोजेक्ट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। आपको कब महसूस हुआ यार मैं डेवलपमेंट से मूव हो जाता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? आपको थोड़ा सा भी खौफ नहीं आया सबसे पहले आपको निकाला जाएगा? देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है, और दूसरे नंबर भी है कि अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको वो चीज़ में डर नहीं होता। अगर वो मतलब मैंने जो मुझे जिसको कह सकते हैं शॉर्टेस्ट टाइम में जॉब मिली थी वो कोविड के अंदर से मिली थी, कि कोविड में एक कंपनी ने ले ऑफ कर दिया जिस टाइम पे फुल लॉकडाउन चल रहा था, और विद इन सेम वीक मुझे लॉकडाउन के अंदर ही रहते हुए मुझे एक दूसरी जॉब मिल गई। तो ये मैं जब चीज़ सोचता हूँ तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और इसी तरह से जो मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए उसके बावजूद मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मतलब ये कुछ चीज़ें आपकी अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीज़ें सेटल्ड हैं, पर आपको जो आपके पास स्किल सेट है ना उसके आप एक्सपर्ट हो। आपने 10 काम नहीं करना है, आप कहेंगे जी मैं फ्रंट एंड भी करता हूँ, बैक एंड भी करता हूँ, मेरे से मोबाइल ऐप्स भी बनवा लो, मेरे से क्लाउड की इंटीग्रेशन भी करवा लो। नहीं, आपको बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए, बट एटलीस्ट आप एक्सपर्ट एक चीज़ में हो। जब आप उस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे ना तो आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जो जूनियर रिसोर्स है वो कुछ बेसिक लेवल पे काम तो कर लेगा, पर कंपनी आपको फायर करते हुए सोचेगी कि अगर हमारा काम फंस गया तो इसी ने निकालना था। तो इसलिए आपका जो भी स्किल सेट में आप काम करते हैं उसमें आप इतने एक्सपर्ट होंगे तो आपको कोई भी इतने इजीली जो है वो टच नहीं करेगा। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि कंपनी डिपेंडेंट हो आपके ऊपर? हाँ, मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसको लगे कि नहीं अगर इसको मूव कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप मतलब इजीली रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि यार हाँ अगर अब ऐसा नहीं भी होगा तो उसकी जगह पे ये काम कर लेगा, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ये महसूस नहीं होता जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाते हो तो आप डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे
और हर मंथ के बाद हर वीक के बाद कोई नया फ्रेमवर्क नई टेक्नोलॉजी आई होती है, वो तो आप सीख ही नहीं रहे, तो एक वक्त के बाद आप तो दूर हो जाएंगे। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो प्रोग्रामिंग का ओवरऑल जो है ना, जिसको लॉजिक हम कहें, या लॉजिक तो वही सारी चीज़ें हैं, अगर आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। आपको उसको एक जो फ्रेमवर्क है उसके पीछे प्रोग्रामिंग का वही कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको उसने पकड़ के कुछ एक आर्किटेक्चर के अंदर फिट कर दिया। सो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ के बैठ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करते हैं उनके पूरा। आपने जब प्रोजेक्ट का प्लान देना है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या जो मैं काम अपने रिसोर्स को करने के लिए कह रहा हूँ क्या ये टेक्निकली भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाते हैं, आपको एटलीस्ट आपको आपकी R&D होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्रेमवर्क आया है, उसमें क्या एडवांसमेंट्स आई हैं, क्या चेंजेस हैं, ताकि आप उसकी बेस पर खुद भी लर्न कर सकें और आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रॉपर गाइड कर सकें। सही, बेहतरीन। कोई प्रो एंड कॉन्स आप बताना चाहो सऊदी अरब? प्रो एंड कॉन में सबसे बड़ा तो यही है कि एक अच्छी इकोनॉमी है और ग्रो कर रही है, और अगर आप आ जाते हैं तो अच्छे चांसेस हैं आपकी ग्रोथ के, और स्टेबल इन्वायरमेंट है, और आपको एज ए मुस्लिम यहाँ पे उम्रा इस तरह की आपको जो चीज़ें हैं जो कि आप स्पेशल कहीं से ट्रैवल करके आते हैं वो आपके यहाँ से मिलेंगी। और बाकी वो आपको कोई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हलाल फूड आपको मिलेगा, कोई आपको स्पेसिफिकली जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। वेदर और हाँ, वेदर अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में, अरे आज जैसे सिटी में अच्छा खासा गर्मियों के अंदर टेम्परेचर है, तो ये एक आपके लिए, पर वो इतना ज़्यादा फील इसलिए नहीं होता कि हर लाहौर जगह में भी पे। ऐसी है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, और लाहौर में लोड शेडिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये वाला डिफरेंस थोड़ा सा आगे फील होगा। और दूसरी साइड पे, कॉन्स वाली साइड पे यही है कि आपको होम सिकनेस होगी डेफिनेटली। सबसे पहले आप एक दफ़ा आ जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ पर आगे फंस गया, और इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, फिर आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और ऐसे कुछ कौन नहीं है यहाँ पर, अच्छी इन्वायरमेंट है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। नहीं, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर डिटेल में कभी हुआ बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। और प्रिंसिपल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर रहे हो, तो इंशाल्लाह अगर तो कमेंट अच्छे हुए तो आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग।